नमस्कार। हमारी खास पेशकश डॉक्टर देंगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। मसल डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर देशराज गुर्जर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज में। आप एक किडनी स्पेशलिस्ट हैं। सर, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इंडिया में जो आंकड़ा है इसका 37,000 के पार हो चुका है, तो पहले आपसे हम इसके लक्षण जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लू और कोरोना में लक्षण क्या होते हैं, क्या इनमें अंतर होता है? आम फ्लू और कोरोना के जो लक्षण होते हैं आमतौर पर ये मिलते जुलते होते हैं। और कोरोना के वायरस के जो इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं उसमें तेज़ बुखार का आना, साथ में खांसी का आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये ज़्यादातर सिम्टम्स फ्लू में भी होते हैं। बट इसमें ये सिम्टम्स प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं और समटाइम्स कोरोना में ये जो दिक्कतें हैं इस तरह के लक्षणों की, ये आज की तारीख में जो ज़्यादातर पेशेंट हैं वो असिम्टोमेटिक मिल रहे हैं, जिनमें कि कोई भी किसी भी तरीके का लक्षण नहीं है। तो कोरोना मरीज़ के जो लक्षण हैं आमतौर पर जो देखे जाते हैं फ्लू की तरह, फीवर है, खांसी है, जुकाम की तरह है और सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने में जो दिक्कत है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, बुखार का लगातार आना प्रोमिनेंट सिम्टम होता है और साथ में खांसी का होना भी ये ज़रूरी है। फ्लू जी। जो आम फ्लू होता है उसमें यही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड फॉर्म में होते हैं और प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि वो 2 3 4 दिन में ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रिलीव होने लग जाते हैं। डॉक्टर, कुछ लक्षण ऐसे भी आ रहे हैं जिस तरीके से कि आंखों का गुलाबी होना और नाक का बंद होना, क्या ये भी कोई लक्षण है कोरोना के? आमतौर पर जो लक्षण होते हैं वो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि यही लक्षण होते हैं। बट ये है कि सारी बीमारियों के कुछ इस तरह के अटिपिकल प्रेजेंटेशन भी होते हैं कि कोरोना के पेशेंट पेट में दर्द करके भी एडमिट हुए हैं, पर कोरोना के पेशेंट कुछ आंखों में जिस तरह के आप सिम्टम्स बता रही हैं ये लेकर के भी एडमिट हुए हैं। कुछ पेशेंटों में एसिम्टोमेटिक थे, लेकिन ये हुआ कि किसी सर्जरी हुई या कोई हार्ट अटैक हुआ, उस समय जैसे उनकी जांचें की गई और सडनली पता चला कि ये सारे के सारे लक्षण कोरोना से थे। कोरोना की जो बीमारी है शरीर के सभी अंगों को आज की डेट में अफेक्ट कर रही है, चाहे वो आपके सबसे प्राइमरी ऑर्गन लंग्स है, देन उसके बाद में जो सेकंड ऑर्गन है वो किडनी है, जो आमतौर पर देखी जा रही है। डॉक्टर, जिस तरीके से जो कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं कि कुछ लोग घर से बाहर भी नहीं गए हैं, ना वो किसी संपर्क में आई हैं जो कोरोना से संक्रमित थे, फिर भी उनके अंदर वो लक्षण पाए गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर किसी के अंदर में लक्षण नहीं देख पाएंगे तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ये कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में कोरोना के लक्षण हैं या नहीं है। या कोरोना फिर की हम सामने वाले को कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि हम काफी लोगों से मिलते हैं, हाँ। बाहर सब्जी लेने के लिए जाना, तो वहाँ काफी लोगों से मिलना जुलना होता है। तो किस तरीके से, जैसे सामने वाले का अगर कोई होता है कोरोना पॉजिटिव, तो कैसे पहचान कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नहीं है? आमतौर पर तो जो लक्षण हमने जैसे अभी बताए थे कि यही लक्षण होते हैं, लेकिन साथ में मैंने जो अभी आपको बताया था कि कोरोना मरीज में असिम्टोमेटिक पेशेंट बहुत हैं जिनमें किसी भी तरीके का कोई लक्षण नहीं है शरीर के अंदर। तो ऐसे रोगियों को पहचानना आमतौर पर लक्षणों के आधार पर यदि हम पहचानना चाहें तो ये संभव नहीं है। इस तरह के रोगियों को तो सिर्फ टेस्टिंग के आधार पर ही पहचाना जाता है। लेकिन जब आपके शरीर में इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं है, और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि भाई कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर में ही रह रहे थे और उनमें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, तो कोरोना का इन्फेक्शन घर में रहते हुए होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन कुछ खाने पीने का सामान है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बाहर से हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं, जैसे सब्जियां आती हैं, दूध आता है, यदि ये जो हाइजीन वाली चीज़ है, जो सैनिटाइजेशन वाली चीज़ है, जो यदि कहीं भी ये सिस्टम ब्रेक होता है तो वो इन्फेक्शन बाहर से चल के आपके घर में आ जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर असिम्टोमेटिक जो पेशेंट हैं जिनमें शरीर में कोई लक्षण नहीं है वही ज़्यादातर बहुत अच्छे करियर होते हैं, क्योंकि उनको हम सही मानते हैं और वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते रहते हैं। जी। तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। सुरेश जी, सवाल पूछिए अपना। सर मैम मेरे पापा की एज 56 ईयर्स है। जी। हेलो जी सुरेश जी, सवाल पूरा करिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मैम, मेरे पापा की एज 56 ईयर्स है। जी। और सुरेश जी, मैम सवाल उनको पूछिए। अभी जी। क्या कहते हैं कुछ दिन पहले उनको, हाँ मैम, कुछ दिन पहले उनके क्या कहते हैं हार्ट में स्टेंट डले हैं। जी। उनका क्या कहते हैं बीपी भी हाई रहता है और क्या कहते हैं डायबिटीज भी है,
सब कुछ तो ठीक है, बट मैम आजकल उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। हाँ जी सुरेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पिताजी को जो बीमारी है डायबिटीज़ पहले से है और साथ में ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है, और जैसा आपने बताया कि उनके कुछ दिन पहले स्टेंट पड़े हुए हैं। तो जब स्टेंट लगाए जाते हैं इस तरह के रोगियों में, तो आमतौर पर कुछ ऐसी दवाएं जो दी जाती हैं, तो उनकी वजह से भी ये भूख कम हो सकती है। और साथ में ये भी है कि हमें एक कंप्लीट अपना चेकअप करा लेना चाहिए। जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे मिल कर के और उनको ये बता सकते हैं कि हमारे फादर को भूख कम लग रही है, और एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लिया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये सिम्टम्स हार्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि ये ज़्यादातर या किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या आमतौर पर देखा जाता है कि कोई अन्य इन्फेक्शन भी हो सकता है, या किसी शरीर के अन्य ऑर्गन की भी दिक्कत हो सकती है। जैसे आमतौर पर मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो रोगी होते हैं जिनमें हार्ट की और डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो वो किडनी की बीमारी के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लें, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपके फादर को ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। और इन केस उसमें भी यदि नेगेटिव आता है, तब भी ये कि भूख को बढ़ाने वाली कुछ दवाएं हैं जो आपको सजेस्ट कर दी जाएंगी, जिससे कि ये कि आपके पिताजी की भूख बढ़ जाएगी। डॉक्टर, ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन है ज़्यादातर वो मलेरिया के लिए ही यूज़ हो रही है, लेकिन अब पूरा जो देश है, पूरी जो दुनिया है, इसको लेकर जो हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन है इसको यूज़ कर रही है कोरोना को लेकर, वो कितनी सफल साबित हो रही है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर के इनिशियली भी मतलब बहुत अच्छा डेटा आया था, और इसमें ICMR ने इसको प्रोफाइलेक्सिस के लिए रिकमेंड किया था, जो हाई रिस्क ग्रुप हैं और जिनमें एक्सपोजर के लिए और पोस्ट एक्सपोजर भी इसको रिकमेंड किया हुआ था। बट ये अभी कुछ जो डेटा आया है, वो रिसेंट में जो डेटा आया है, तो उस डेटा में जो ड्रग की जो एफिकेसी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस कई जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने उठाए हैं। तो इस समय जो जिस तरीके से हम ब्लाइंडली इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे थे, उस पर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये है एक्चुअल में जब तक कोई बड़ा डेटा नहीं आता, बड़ी स्टडी नहीं आती, तब तक इस चीज़ के लिए हमें बस ये है कि जानकारी तौर पर पता है। बट फिलहाल तो हमें जो ICMR के द्वारा जो शेयर किया गया डेटा है उसी को मानना पड़ेगा। जी डॉक्टर, आप एक किडनी स्पेशलिस्ट भी हैं, और तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो किडनी की जो बीमारी होती है वो कैसे होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? किडनी की जो बीमारी आमतौर पर देखी गई है, तो हमारे देश में क्या पूरे विश्व में ही जो किडनी की जो बीमारी है, आमतौर पर जो किडनी रोगी होते हैं उनमें या तो डायबिटीज़ की बीमारी होती है या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। ये मुख्य बड़ा ग्रुप है जिसमें कि किडनी की बीमारी पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को पथरी की बीमारी भी होती है, वो भी किडनी को ख़राब करती है। किसी को जैसे किडनी का इन्फेक्शन होता है, या बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता है, या लंबे टाइम तक जैसे हम कुछ पेन किलर दवाएं खाते हैं, या बॉडी को स्लिम करने के लिए जो मेडिसिन हर्बल मेडिसिन वगैरह जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए, तो इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन भी हैं जो कि किडनी को ख़राब करती हैं। बट आमतौर पर जो बीमारियां कॉमनली जो देखने को मिलती हैं हमारे देश के अंदर, वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इन्फेक्शन है और स्टोन है। यही बीमारियां हैं जो कि आमतौर पर किडनी को ख़राब करती हैं। दूसरा सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर हेल्दी डाइट भी लेनी है, आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी है, जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, चाहे स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, तो उनको भी कट डाउन करना है। यदि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो सिर्फ किडनी ही नहीं, आपका ओवरऑल बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपकी किडनी है, चाहे आपके लंग्स है, सभी कुछ मजबूत रहेगा। यदि आपका शरीर पूरा स्वस्थ है, तो किडनी भी और सेल्फ ऑटोमेटिकली ये मान के चलिए कि आपकी किडनी भी शरीर का ही हिस्सा है, वो पूरी तरह स्वस्थ बनी रहेगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, AK मिश्रा हैं लखनऊ से। AK मिश्रा जी, सवाल पूछिए अपना। AK जी, सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, ये जो किडनी जिनकी खराब होती है, तो क्या इसके लिए सबसे बड़ी वजह क्या अल्कोहल होती है, जिस तरीके से स्मोकिंग करना और या फिर गुटखा खाना? किडनी की जो बीमारी होती है उसके जो मुख्य कारण हैं, ज़्यादातर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और पथरी की बीमारी, या जिस तरह इन्फेक्शन जैसे होते हैं किडनी के, वही होता है। लेकिन ये है कि जैसे शराब पीने से या स्मोक करने से जो बीमारियां होती हैं, शराब पीने से जो मुख्यतः जो अंग शरीर का अफेक्ट होता है वो लीवर होता है, ना कि किडनी।
जी। लीवर की खराबी होती है शराब पीने से। लेकिन ये होता है कि कोई भी शराब बहुत अत्यधिक मात्रा में यूज़ करता है जिसकी वजह से लिवर भी खराब होता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि लिवर की खराबी जब बढ़ जाती है तो वो किडनी पर भी अपना असर डालता है और उसकी वजह से बहुत सारे लिवर के मरीजों में किडनी भी खराब हो जाती है। डॉक्टर, जो किडनी रोग से जो पीड़ित होते हैं उनके अंदर क्या क्या लक्षण होना शुरू हो जाते हैं? आमतौर पर जो किडनी की बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो शरीर में खून की कमी होना, रक्तचाप का बढ़ जाना, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शरीर में सूजन आना, सांस फूलना, शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम का जो बैलेंस है वो बदल जाता है, और बार बार पेशाब का जैसे आना, बार बार पेशाब में जैसे इन्फेक्शन होना, ये आमतौर पर किडनी के ही लक्षण होते हैं। जी। दुर्भाग्य ये है कि किडनी की जो बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो बहुत लेट स्टेज में आकर के अपीयर होते हैं। जब मान के चलिए ऑलमोस्ट आपकी 70-80% किडनी खराब हो जाती है, तब जा कर के ये शरीर में लक्षण अपीयर होते हैं। तो किडनी की बीमारी से यदि हमको बचना है तो एक जो रूटीन हेल्थ चेकअप है वही हमें कराना है, अपने फैमिली फिजिशियन से मिलना है, फैमिली फिजिशियन से मिल कर के अपनी एज के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी उम्र जितनी भी है, चाहे 50 साल है या 40 साल है, उस पर निर्भर करता है कि आपके लिए जो हेल्थ पैकेज है, जो हेल्थ एवेल्यूएशन है वो डिफरेंट होता है। तो आप उस हेल्थ एवेल्यूएशन को रेगुलरली कराएं, जिससे कि आपको टाइम रहते हुए बीमारी के बारे में पता चल सके और उसका टाइम रहते हुए इलाज किया जा सकते। तो जितना अर्ली स्टेज में हम बीमारी को पकड़ पाते हैं तो बीमारी की जानकारी भी, एवेल्यूएशन भी पूरा कर पाते हैं और उसका इलाज भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और इसमें मुख्यतः इलाज कई बार ये होता है कि बीमारी पूरी तरह भी ठीक की जा सकती है और कई बार ऐसा भी होता है कि बीमारी के फर्दर प्रोग्रेशन को भी स्लो किया जा सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, AK गुप्ता है लखनऊ से। AK गुप्ता जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम AK मिश्रा नाम है। मैं जानना चाहता हूँ, सुबह न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, उसमें कोई खतरा तो नहीं कोरोना का? जी, डॉक्टर जवाब वो जानना चाहते हैं कि जो पेपर पढ़ते हैं उसमें बिल्कुल खतरा तो नहीं है? आपका जो सोच है बिल्कुल सही है। व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे इस तरह के मतलब मैसेज आ रहे हैं कि अखबार के थ्रू इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ऑल्दो पेपर के थ्रू इस तरह इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता है। इन्फेक्शन जब भी ट्रांसमिट होता है तो वो किसी पर्सन के द्वारा जो एयर ड्रॉपलेट हैं वो छोड़ी जाती हैं, चाहे वो अखबार पर डाली जाएं या किसी अन्य माध्यम के थ्रू आप तक पहुंचती हैं, तो वो इन्फेक्शन का कारण है। तो मैं यही चाहूँगा कि अखबार को बेसिकली आप प्रॉपर तरीके से उसको सैनिटाइज कर लें। जिस पेपर में आप अखबार लेते हैं आउटर पेपर को रिमूव कर दें और अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें और प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन के बाद ही उसको यूज़ करें। डॉक्टर, जो लोग घर से बाहर जाते हैं, मार्केट में जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए या फिर बैंक जा रहे हैं, तो वो किस तरह की सावधानी बरतें हैं बाहर जाने के लिए? जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो पहले तो जो हमारे भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनको हम फॉलो करें कि हमें घर से निकलते समय अपने एक तो फेस मास्क लगाना है, बहुत ज़रूरी है। आप इस फेस मास्क से एक तो ये है कि आप अपने इन्फेक्शन को दूसरों को ट्रांसमिट नहीं करते हो और दूसरे के द्वारा जो इन्फेक्शन आपको होने वाला है उसका भी रिस्क इससे बहुत ही कम हो जाता है। साथ में जब आप घर से निकलते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें, ऑल्दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बंद है, बट फिर भी ये है कि आगे चल के तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होना ही है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें, पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और हो सके तो साथ में ये है कि सैनिटाइज़र की बोतल लेकर के चलें, जिससे आप रिपीटेडली अपने हाथों को और जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जो आमतौर पर लिफ्ट है या बस में आप बैठते हैं या फिर गेट के हैंडल्स हैं, इनको आप टच करते हैं, जो कि आमतौर पर सभी लोग उनको टच करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप टच करते हैं तो उसके बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर कर लें। यदि आपको बीच में टाइम मिलता है तो साबुन और पानी से इन हाथ को ज़रूर साफ़ करें। तो बाहर निकलते समय ये सावधानियाँ रखना ज़रूरी है। यदि कोई आपको सस्पेक्टेड लग रहा है, कोई भी व्यक्ति में जैसा कि आप देख रहे हैं खांसी है या बुखार है, तो ऐसे लोगों से बहुत ही आपको एक उचित दूरी बनाए रखनी है। और आम तौर पर भी जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि काफ़ी लोगों में इस बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं, तो हमें सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन को ही फॉलो करना है, जिसमें कि मुख्यतः जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप डिस्टेंसिंग रखोगे तो चाहे इन्फेक्टेड पर्सन है या नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शुक्रम है दिल्ली से। शुक्रम जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं ये कह रहा था, मुझे किडनी की समस्या थी और स्टोन थी। कैसा है अभी?
तो मेरा 26 ऑपरेशन होना था। अभी मैं घर पे रहता हूँ लॉकडाउन की वजह से, और मेरे पेट में ज्यादा तकलीफ ये हो रही है कि अपना लेफ्ट की किडनी में करीबन 8.1 और समथिंग छोटे छोटे कैलकुलेशन पीसीज हैं। अब एक साइड से ना स्वेलिंग है, खाना खाते हुए उल्काइयाँ जैसे आती हैं, और जैसे मास्क लगा के थोड़ा बहुत बाहर निकलता हूँ तो सांस में तकलीफ होती है, मेरे दिक्कत आती है, सांस खींचती है, सांस की नली में ऐसे लगता है जैसे कुछ एक्स्ट्रा कचरा जमा हो। जब मास्क हटा ले तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, और पेट के एक साइड में स्वेलिंग टाइप का ही है, खाना नहीं खा पाता हूँ, और मैं डॉक्टर को हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता अभी। विक्रम जी, बात ये है कि यदि आपको स्टोन की बीमारी है तो स्टोन की बीमारी आमतौर पर जो हम मेडिकल में देखते हैं दो तरीके की होती हैं। एक स्टोन ऐसा होता है जिसे आम भाषा में हम समझाने के तौर पर बोलते हैं कि ये साइलेंट स्टोन है और ये किडनी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है। तो ऐसे स्टोन में ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी ही हम सर्जरी करवाएं और सर्जन के पास जाएं। उसमें आप इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जैसे सिरप अल्कासोल आता है, और इसके अलावा भी और स्टोन 1B6 करके सिरप आता है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप खाने पीने में जो बीजदार चीज़ें हैं जैसे बैंगन है, भिंडी है, अमरूद है, इनका इस्तेमाल कम करें। साथ में नॉन वेज का इस्तेमाल कम करें। तो इससे ये है कि जो स्टोन का साइज है ग्रेजुअली नहीं बढ़ेगा, और जो स्टोन बना हुआ है वो उसका भी साइज धीरे धीरे हो सकता है कि कम भी हो जाए। लेकिन कुछ स्टोन ऐसे होते हैं कि जो किडनी के जो पेशाब, किडनी से जो हमारा यूरिन बनता है, जो यूरेटर के थ्रू बाहर आता है, तो उस रास्ते में फंस जाते हैं, और इस तरह के जो स्टोन होते हैं वो दर्द भी पहुंचाते हैं और किडनी में स्वेलिंग भी कर देते हैं, जिसकी वजह से आप हो सकता है पेट में भी सूजन आ जाए आपके। तो यदि इस तरह का स्टोन है तो ये एक तरीके की इमरजेंसी होती है और हमें ऐसे में यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। यदि इस तरह के लक्षण नहीं है कि आपको अभी महसूस नहीं हो रहे हैं कि भाई पेट बहुत ज़्यादा नहीं फूल रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन ये स्टोन साइलेंट है या उस तरह का स्टोन है जिसमें इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, इतना आप अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस कर लें, या फिर ये अपना अल्ट्रासाउंड उनको भेज दें और उनसे जैसे ऑनलाइन आप डिस्कस कर सकते हैं। यही तरीका है इस लॉकडाउन की स्थिति में कि यदि इमरजेंसी है तो हम जाके ऑपरेट करा लें, इमरजेंसी नहीं है तो हम आराम से इंतज़ार कर सकते हैं कि लॉकडाउन ओवर हो जाए, देन उसके बाद में हम डॉक्टर से जा करके मिल लें। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, रमन है कानपुर से। रमन जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा सवाल विकासा से है। मेरी पेशेंट है बबली यादव जी। उनको प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कराई थी, उसके बाद उनकी किडनी शट डाउन हो गए, क्रिएटिन उनका सडन से बढ़ गया, और अभी भी उनका यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें डायलिसिस परमानेंट के लिए वो करना पड़ेगा या? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि किडनी की जो बीमारी है वो दो तरीके की होती है। एक टेम्परेरी बीमारी होती है जिसे हम अक्यूट बीमारी बोलते हैं या अक्यूट किडनी डिजीज बोलते हैं, और एक परमानेंट खराबी होती है जिसे हम CRF बोलते हैं या क्रॉनिक रीनल फेलियर बोलते हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक था, कुछ दिन पहले उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था, हिस्टेक्टोमी हुई है, और हिस्टेक्टोमी के बाद में ही ये समस्या पैदा हुई है। तो ऐसे में यही है कि ये बीमारी हमारी अक्यूट है, और इस तरह की जो बीमारी होती है, बीमारी का जो कोर्स होता है वो ये मान के चलिए करीब करीब 1 हफ्ता से लेकर 3 हफ्ता तक का होता है, जिसमें कि ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और जो पेशेंट जो 3 हफ्ते में ठीक नहीं होते हैं और 3 हफ्ते बाद भी उनको डायलिसिस की आवश्यकता रहती है, तो ऐसे पेशेंटों में किडनी बायोप्सी नामक एक जांच होती है, वो करा करके देख लिया जाता है। और उसके अलावा भी कुछ जांचें होती हैं जो आपको पहले ही भेज दी जाती हैं। यदि वो जांचें भी इस तरह की कुछ सजेस्टिव होती हैं तो किडनी बायोप्सी का डिसीजन जल्दी ले लिया जाता है। तो हमें इंतज़ार करना है। लगभग इस बीमारी में ठीक होने में 3 से 4 हफ्ता का समय लगता है, और यदि 3 हफ्ते में रिकवरी नहीं आती है तो जो फर्दर आगे का एवेल्यूएशन है, जो जांचें हैं, उनके लिए हमें आगे बढ़ जाना है। जी, अगर आपको कोई सवाल है किसी हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, जो किडनी के जो रोगी हैं वो इस वक्त क्या अपना ध्यान रख सकते हैं, कैसे भी सावधानी रखते हैं इस कोरोना वायरस में? कोरोना वायरस की बीमारी में जो हमारे किडनी रोगी हैं उन्हें ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो एक तो यही जो जनरल बातें हैं कि हमें अपनी हाइजीन अच्छी रखनी है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, हाथों को बार बार साबुन से और पानी से जैसे धोना है। तो पहला तो ये है कि हमें इन्फेक्शन से बचना है। दूसरा ये है कि किडनी से इसका क्या संबंध है। किडनी से इसका संबंध ये है कि किडनी जो रोगी हैं उनकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जैसे आम भाषा में हम इम्यूनिटी बोलते हैं, तो इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक
इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, जैसे जिसके शरीर में इन्फेक्शन होता है लेकिन इन्फेक्शन के लक्षण नहीं आते हैं, जैसे आमतौर पर कोरोना की बीमारी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के शरीर में लक्षण नहीं है। तो ये लक्षण इसीलिए नहीं है कि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत है, इम्यूनिटी बेस्ट है, इसलिए उनके शरीर में लक्षण नहीं है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जैसे किडनी के रोगी हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं, या जैसे आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है या बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन होने के बाद में जो इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो किडनी रोगियों को चाहिए कि इन्फेक्शन से बचे रहना ही सबसे बेस्ट तरीका है। यदि इन्फेक्शन होता है तो आम लोगों की तुलना में आपके शरीर में जो नुकसान इन्फेक्शन के द्वारा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो बचाव ही हमारे लिए सबसे बेहतर उपचार है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मंगे राम है दिल्ली से। मंगे राम जी, सवाल पूछिए अपना। मैं पूछना चाहता हूँ जी, ये जो कोरोना के जो वायरस है ये वैसे हवा में भी उड़ती है क्या? जी डॉक्टर वो पूछ रहे हैं हाँ कि जी, कोरोना वायरस हवा में एयर टू एयर ट्रांसमिशन नहीं है अभी। सिर्फ इसकी जो इन्फेक्शन की जो क्षमता है, यदि कोई खांसी करता है या छींकता है तो उसी समय एयर ड्रॉपलेट हैं जो कुछ दूरी पर जाकर के जैसे गिरते हैं। लेकिन अभी तक जो डेटा आया है और जो भी एविडेंस हमारे पास हैं, साइंटिफिक एविडेंस हैं, तो उसमें एयर ट्रांसमिशन इसका नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बस लोगों यही से है कि आप दूरी बनाना बेहद जरूरी है इस वायरस से बचने के लिए। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर, जिसकी किडनी फेल हो जाती है तो सबसे जो समाधान होता है वो क्या बेस्ट है, क्या समाधान कर सकते हैं किसी किडनी फेल हो जाती है तो? जी, किडनी फेलियर दो तरीके का होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे। यदि ये परमानेंट फेलियर है तो हमें उन विकल्प पर जाना है इलाज के में जो कि हमें जीवन पर्यंत अपनाने हैं। तो टेम्परेरी है तो हमें पता है कि बीमारी का कोर्स है 2 हफ्ता 3 हफ्ता का है, जो उसमें ये क्योर हो जाएगी और किडनी का फंक्शन वापस से लौट आएगा। तो जो परमानेंट खराबी वाले पेशेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो परमानेंट खराबी जिनकी किडनी होती है, जिन्हें CRF बोलते हैं या क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, स्टेज 5 बोलते हैं, ऐसे में जो आपकी किडनी का जो फंक्शन होता है वो ऑलमोस्ट 90% ख़राब हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास जो इलाज के जो विकल्प हैं उनमें एक तो डायलिसिस होता है जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है मशीन के द्वारा, और एक होम डायलिसिस होती है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। और जो तीसरा विकल्प है, यदि आपकी उम्र कम है और परिवार में आपके में कोई किडनी दान करने वाला यदि व्यक्ति है, तो गुर्दा प्रत्यारोपण जो यंग लोग हैं उनके लिए सबसे बेस्ट उपचार होता है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा सक्सेस भी गुर्दा प्रत्यारोपण ही है। यदि सब अंगों में हम बात करें, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हो या हार्ट ट्रांसप्लांट हो, तो आज की डेट में सबसे जो बेस्ट और सफल प्रत्यारोपण है वो गुर्दे का ही है। तो यदि आप यंग हैं तो सबसे जो बेस्ट तरीका है आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, जो सबसे बेहतर है। यदि किडनी ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं है तो हमें लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर, के एक टॉयलेट में बदबू आना किडनी खराब होने की वजह है? जी, हमारे पेशाब में जो स्मेल आती है, यूरिन में स्मेल आना यूरिन के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन ही होगा, क्योंकि इन्फेक्शन के साथ यदि आपको टॉयलेट में स्मेल आ रही है और उसके साथ में आपको फीवर है या पेशाब में जलन हो रही है, बार बार बुखार आ रहा है, तभी उसकी वैल्यू है कि आप उसे इन्फेक्शन से रिलेटेड मान के चलोगे। यदि सिंपल स्मेल आ रही है तो वो कई बार खाने पीने की जो चीज़ें हैं या कई बार हम कुछ मेडिसिन भी ऐसी लेते हैं जिनकी वजह से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं और उसकी वजह से ये स्मेल आती है। लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, कभी भी यदि आपको यूरिन में स्मेल सामान्य से यदि अधिक लग रही है तो आप पानी की मात्रा पीने की बढ़ा दें, जैसे यूरिन डाइल्यूट होगा और जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। यदि फिर भी यदि ये स्मेल परसिस्ट करती है तो बेटर यही है कि एक यूरिन RM, जिसे रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन बोलते हैं, आप उसको करा लीजिए, करा करके डिस्कस कर लीजिए डॉक्टर जो भी अपने फैमिली डॉक्टर है। हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है, बिमला है कानपुर से। बिमला जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछे बिमला जी। जी हाँ मैम, वो है मेरे पैर में जो है एड़ी के ऊपर जो गांठ होती है उसमें दर्द होता है और हाथ की उंगलियों में बहुत दर्द होता है। जी। हेलो, हाँ जी बिमला जी, ये दर्द आपको कब से हो रहा है? 2-3 महीने से हो रहा है, तो इसलिए वो दवा पहले खा रहे थे, वो पेन किलर और न्यूरोबिन थी वो ले रहे थे। आमतौर पर ये जो बीमारी है कि जैसे आपको ने बताया कि आपकी जो
पैर में भी दर्द है, पैर के जॉइंट में भी, हाथ की उंगलियों में भी दर्द है। तो ये दर्द के कारण कई बार मेटाबॉलिक कारण भी होते हैं, जैसे आमतौर पर सभी लोग इसे जानते हैं कि कई बार यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है तो उससे इस तरह का दर्द होता है। और कई बार कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं, तो उन बीमारियों में भी इस तरह की दर्द की शिकायत आमतौर पर मिलती है। तो मैं आपको कहूँगा कि यदि आप रूमेटोलॉजिस्ट तो शायद कानपुर में अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी ऑर्थोपेडिशियन से आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन ऐसे भी हैं जो रूमेटोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, या आमतौर पर किसी भी जनरल मेडिसिन में जैसे एमडी मेडिसिन को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपका एक रूटीन वर्कअप हो जाएगा, उसके बाद में इसका कारण भी पता चल जाएगा कि दर्द का कारण क्या है। जी, अगर आपको भी कोई सवाल है किसी हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी, अगर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। नाक तोड़ दिया। बिट्टू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बिट्टू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बिट्टू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद डॉक्टर देशराज गुर्जर। सर, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक कानपुर से हैं। दीपक जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, कभी डॉक्टर साहब ऐसा कि बैक में जो है दर्द होता है और कभी ये पेट के नीचे जो है जलन सी महसूस होती है, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, और यूरिन जो है कभी धीमे धीमे आता है, कभी तेज आता है। अच्छा, ये शिकायत आपको लगभग कितने दिन से बनी हुई है? सर, करीब 1-1.5 साल से बनी हुई है। 1.5 साल से। क्रेटिनिन आपका बढ़ा हुआ है? हाँ सर, थोड़ा प्रोस्टेट जो है बढ़ा हुआ था। क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ था। हाँ। अच्छा। तो ये है कि आमतौर पर जो किडनी की जो बीमारी होती है तो उसमें या तो ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या स्टोन है, इनमें से कोई अन्य बीमारी है आपको? नहीं सर, कोई आज नहीं। किडनी में स्टोन था बहुत पहले, अब लेकिन वो ठीक क्योर हो गया। हाँ, क्योर हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टोन क्योर हो जाने के बाद में भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो और स्टोन एक बार जैसे क्योर हो जाता है तो उसके बाद में दोबारा से बनने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 50% होते हैं।
तो मैं आपको चाहूँगा कि आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा से करा लें। और फिलहाल ये है कि इन सब चीज़ों जो सिम्टम्स आपके अपीयर हो रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वाटर इंटेक बढ़ा दें, पानी की मात्रा के 3-3.5 लीटर के आसपास पिए। और एक सिरप आता है अल्कासोल, आप लिख लीजिए, सिरप आता है अल्कासोल, तो ये 2-2 चम्मच दिन में जैसे 3 बार पानी के साथ में आप लीजिए, तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा आपको। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, मीनाक्षी हैं दिल्ली से। मीनाक्षी जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जब हम सब्जियां खरीदते हैं तो हम गर्म पानी में उसको धो के यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम दूध लेते हैं तो दूध में क्या कोरोना वायरस आने के चांसेस होते हैं, या हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, या उबालने के बाद वो खत्म हो जाता है वायरस? मुझे ये क्लियरिटी जाननी थी, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत डर रहता है उससे रिलेटेड कि बाहर से जो चीजें आ रही है मैं उससे कैसे बचाऊं। जी, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दूध आमतौर पर जैसे पैकेट में पैक आता है थैली में, तो आप उस थैली को डायरेक्टली आप साबुन के पानी में आप डाल सकती हैं। थैली को डाल करके कुछ मिनट के लिए आप छोड़ दें और उसको निकालने के बाद में दूध को गर्म कर लें। गर्म करने के बाद में किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं होता है वायरस के इन्फेक्शन का, और ये बहुत ही वीक वायरस होता है। और जैसे ही आप दूध को गर्म करोगी, यदि ये वायरस है भी, तब भी ये वायरस डेड हो जाएगा उस कंडीशन में। तो दूध पीते समय आपको किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इससे डरें। सिर्फ यही है कि आप उस थैली को साफ़ कर लें और पानी में डाल दें जिसमें साबुन पड़ा हुआ है, और उसको कुछ देर के बाद निकालने के बाद में गर्म कर लें और उस दूध को इस्तेमाल करें। ये पूर्णतः सेफ तरीका है। जी सर, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि साबुन का जो पानी होता है उसमें उस पैकेट को वॉश कर सकते हैं, क्या हम नॉर्मल पानी पे उस वॉश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो साबुन को काटता है? हाँ, नॉर्मल पानी में हम वॉश कर सकते हैं, लेकिन वो पानी गर्म होना चाहिए। लेकिन गर्म पानी में वापस से यदि हम पॉलीथीन को गर्म करेंगे तो वो पॉलीथीन ख़राब हो सकती है, और वो टॉक्सिन्स हैं जो आपके दूध में और पानी दोनों में रिलीज़ होते हैं। तो ऐसे में बेटर तरीका यही है कि आप उसको साबुन के पानी में डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और उसके बाद निकालने के बाद में पानी में साफ करने के बाद में उसको ठंडे पानी से धोने के बाद में इस्तेमाल कर लें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, अनीता हैं। अनीता जी सवाल पूछिए अपना। जी, मुझे ना मेरा खारिश ही हो रही है पैर के घुटनों के, और घुटनों ये टखने के ऊपर ना एडी से ऊपर सूजन भी आ रही थोड़ी सी, और छाती में ना थोड़ा दर्द होता है, उससे ये आपको अन्य कोई बीमारी भी है इसके अलावा, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज कुछ नहीं है ऐसा, मैंने चेक नहीं कराया, काफी दिन हो गए, 52 साल उम्र है मेरी। जी जी जी, तो ये घुटने के पर जो सूजन है उसके लिए तो आप ये है कि किसी भी जो ऑर्थोपेडिशियन को आप कंसल्ट कर सकती हैं। और जो नहीं, मुझे ना ये एडी से ऊपर थोड़ी सी खारिश आती है, उसमें एलर्जी टाइप की हो रही है, तो क्या ये कोरोना से संबंधित है? नहीं 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 जी, बिल्कुल नहीं, ये कोरोना से संबंधित नहीं है। कोरोना से संबंधित जो लक्षण होते हैं, जैसे खांसी का आना, बुखार का आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। उनमें से ऐसा नहीं है, सांस लेने की बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनमें जैसे कि हार्ट की दिक्कत वाले हैं, या इनका वजन ज़्यादा रहता है, या सांस के रोगी हैं, या किडनी के रोगी, उनमें भी ये लक्षण होते हैं सांस ले में तकलीफ के। लेकिन ये है कि यदि आपको फीवर आ रहा है, साथ में फीवर के साथ साथ ये बाकी के आपके सांस लेने में दिक्कत भी है, खांसी भी है, तभी उसको हम स्पेसिफिक मानेंगे। और उसके साथ साथ में आपकी हिस्ट्री भी होनी चाहिए कि आपने कहीं इस तरह का ट्रैवल किया हो, या किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आप आए हों, तभी उसकी वैल्यू है। अदरवाइज आमतौर पर किसी को भी इस तरह के कोई लक्षण होते हैं तो आमतौर पर जो जनरल फिजिशियन है वही उसके लिए वैल्यूएट करते हैं, और इसमें ज़्यादातर इस तरह के लक्षण में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अनिल है कानपुर से। अनिल जी सवाल पूछिए अपना। एकदम सबक टूट गया है। डॉक्टर, जो यूरिन में जो कलर चेंज होता है तो वो किस वजह से होता है? यूरिन में जो कलर हमारा चेंज होता है, यूरिन में बेसिकली आमतौर पर जो यूरिन होता है हमारा जो हल्का येलो कलर का होता है। यदि कोई भी पर्सन है, यदि वो डिहाइड्रेटेड है, मतलब पानी की कमी है शरीर में, तो यही जो लाइट येलो कलर है वो चेंज होकर के डार्क येलो हो जाएगा। और यदि आपका डिहाइड्रेशन के अलावा भी, जैसे आपने बहुत सारी जैसे कैरेट वगैरह आपने खाई हैं, या कोई आपने उस तरह की को डाइट ली है जिसमें, या स्वीट्स ली है जिसमें कलर ऑलरेडी जो ऐड करते हैं कुछ जो मिठाई बनाने वाले, तो उनसे भी हमारी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। और साथ में ये होता है कि कई बार इन्फेक्शन जैसे होता है, तो इन्फेक्शन में भी जैसे हमारे यूरिन में मवाद निकलता है तो उसमें सफ़ेद कलर का हो जाता है, यूरिन हल्के पीले रंग का हो जाता है।
कई बार चर्बी पेशाब में निकलती है, जैसे कायल बोलते हैं, तो उसमें ये जो हमारी पेशाब होती है एकदम दूध के रंग की जैसी हो जाती है। यदि ब्लड आता है पेशाब में तो पेशाब रेड कलर की हो जाती है। तो पेशाब की यदि रंग बदल रहे हैं तो उसकी वैल्यू है, और वो आपके अंदर की बीमारी को ही इंडिकेट करता है कि पेशाब का जो रंग है वो क्यों बदल रहा है, उसके प्रोबेबल कारण क्या हैं। यदि वाकई में यदि किसी के पेशाब का रंग बदल रहा है तो डेफिनेटली उसको किडनी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुई हैं, पुष्पा है कानपुर से। पुष्पा जी सवाल पूछिए अपना। जी डॉक्टर साहब से मेरा एक प्रश्न था कि मेरे इधर 15 दिन से नाखूनों में जो है लाइनिंग हो रही है, लंबी लंबी लाइन दिखती हैं, तो वो किस कमी से हो सकता है? आमतौर पर नाखूनों में इस तरह की जो लाइनें बनती हैं वो ज़्यादातर या तो कोई हमारी बॉडी में सिस्टमिक डिजीज़ होती है या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उन्हीं में ये बनती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप किसी एमडी मेडिसिन को या किसी स्किन स्पेशलिस्ट से आप एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में ये इमरजेंसी नहीं है, आप आराम से जैसे कांटेक्ट करिए और आराम से इस बात के लिए डिस्कस कर लेना। ये एक तरीके की कोई भी इमरजेंसी नहीं है। जी डॉक्टर, जो लोग सब्जी बाहर से सब्जी लेकर आते हैं तो उसे कैसे वॉश कर सकते हैं वो? आमतौर क्या पर उसको भी साबुन के साथ वॉश करना है या फिर गर्म पानी में ही वॉश कर सकते हैं? दोनों ही तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि गर्म पानी में भी हम सब्जी को वॉश करेंगे तो भी वायरस मर जाता है, और यदि हम उसको साबुन के पानी का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी हमारे वायरस का जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम हो जाता है। दोनों ही तरीके कारगर हैं, और आमतौर पर ज़्यादातर लोग कोई गर्म पानी भी इस्तेमाल कर रहा है, कोई साबुन का पानी भी इस्तेमाल कर रहा है, तो दोनों ही तरीके बढ़िया हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, सोनिया है दिल्ली से। सोनिया जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, वो मेरे हस्बैंड को ना फेस पॉलिसी हो गई है, पैरालाइज। जी सवाल पूरा करिए सोनिया जी। मेरे हस्बैंड को मैडम फेस पॉलिसी हो गई है, पैरालाइज हो गया है फेस पे। जी तो मैं ये जानना चाहती थी कि मैं मतलब कंफ्यूज है, बाहर जा नहीं सकते, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है पास में, तो मैं कहाँ लेकर जाऊँ, किस जगह लेकर जाऊँ, डॉक्टर्स मिलेंगे या नहीं? आप कहाँ पर रहती हैं? मैं कन्हैया नगर में हूँ सर। दिल्ली में रहती है कन्हैया जी जी नगर। जी जी। तो ये है कि फेशियल पाल्से एक तरीके की जो बीमारी होती है, जो नसों की बीमारी होती है, और आमतौर पर जो फेस की नसें हैं वो इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उनसे भी फेशियल पाल्से होता है। और कई बार फेशियल पाल्से हमारे जो ब्रेन में अंदर दिक्कत होती है उसकी वजह से भी होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे में इंतज़ार ना करें, आप न्यूरोलॉजिस्ट से जा कर के ज़रूर मिलें। जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादातर सभी खुले हुए हैं, और ये एक तरीके की इमरजेंसी है जिसमें आप जा कर के न्यूरोलॉजिस्ट को, जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है हर हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ जा कर के आप दिखा लें इसको। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, मुकेश हैं अहमदाबाद से। मुकेश जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरे को पूरे शरीर में खुजली हो रही है शायद एक आध महीने से। मैं 3-4 बार दवाई ला चुका हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आपके शरीर में खुजली हो रही है? जी 1 महीने से खुजली हो रही है। हाँ, 1 महीने से खुजली हो रही है। शरीर पर दाने वगैरह भी हैं आपके? हाँ दाने भी हो रहे हैं। दाने हो रहे हैं और साथ में खुजली है। पहले से कोई बीमारी तो नहीं है आपको, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या लिवर, किडनी की कोई कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल यही है कि आप अभी तो एक टैबलेट आती है, आप लिख लीजिए, एटरेक्स करके आएगी। एक एटरेक्स की टैबलेट रात को सोते समय ले लें, और इसको आप जा कर के स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाइए, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट ही इसको ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि स्किन की ये डिजीज़ है। और एटरेक्स जो टैबलेट है वो सिंपली एलर्जी में काम आती है, और इससे ये है कि आपकी जो इचिंग हो रही है उसमें कमी आ जाएगी। और साथ में आप कोई भी सूदिंग क्रीम, जैसे आम भाषा में बोलते हैं, कोई भी बॉडी के लिए जो मॉइस्चराइज़र हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जिससे ये है कि स्किन आपकी गीली रहेगी, ड्राई नहीं रहेगी, और उससे ये है कि जो स्किन की जो इचिंग है वो कम हो जाएगी। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये टेम्परेरी मेजर्स हैं, आप उन्हें जाकर के स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लीजिए। जी, अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, अब बात हम करें कि जिस तरीके से जो वैक्सीन अभी तैयार नहीं हो पाई है इस कोरोना वायरस की, तो कब तक इसकी वैक्सीन तैयार हो सकती है? अगर जब तक हम लोग किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, क्या काढ़ा पिए, किस तरीके का हम काढ़ा बनाकर पी सकते हैं घर पर ही? जी, अभी वैक्सीन जो कोरोना वायरस के लिए है उसकी अंडर ट्रायल है, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया है। और
यदि ये ट्रायल सफल होता है तो ये वैक्सीन आम लोगों में भी ट्रेड में इस्तेमाल की जाएगी और जो कोरोना का इन्फेक्शन में ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली वैक्सीन है जी। और रही बात उस समय तक जब तक हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय तक तो हमें इन्फेक्शन से बचे रहना है। जो भी सैनिटाइजेशन से हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें उनको फॉलो करना है। साथ में ये है कि कोई भी गर्म पेय पदार्थ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बार बार दिन में, जिससे ये है कि आप गर्म पेय पदार्थ से जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो कम हो जाता है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना चाहें या सिंपल गर्म पानी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो आप कोई भी तरीका इनमें से अपना सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आरिफ है कानपुर से। आरिफ जी सवाल पूछिए अपना। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमें टाइफाइड हुआ था पिछले महीने मार्च में 20 तारीख को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हमने मेडिकल कॉलेज से जांच कराई थी, तो हमने 5 दिन डॉक्टर ने हमको बुलाया था, 5 दिन दवा खा के, तो लॉकडाउन हो गया तो हम जा नहीं पाए थे। तो हमने वही दवा हमने 13 दिन खाई थी। उसके बाद जो है मेरी तबीयत जो है बिगड़ने लगी थी, मेरे ब्लड आने लगा था मुंह से, क्या नाम मसूड़ों से, और छाले निकल आए थे मेरी जवान में। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डॉक्टर है तो उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरी 21 दिन अभी दवा चली। उसके बाद जो है अभी इधर भी उन्होंने बंद कर दिया देखना, तो वो कोई देख नहीं रहा है। तो डॉक्टर अभी तो हमें आराम है फिलहाल, हल्का हल्का सा महसूस होता है, भी ऐसा लगता है कि सांस में कुछ दिक्कत होती है, हल्की हल्की सी। जी आरिफ जी, ये है कि जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है आमतौर पर हमारे जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर हैं वो इसको ट्रीट करते हैं, और जितना इसका कोर्स होना चाहिए आमतौर पर 10 से 14 दिन का कोर्स होता है, आप पूरा कर चुके हैं और आपको इस समय जैसे तेज़ बुखार नहीं आ रहा है, तो इन्फेक्शन का ये पूरी तरह ट्रीट हो चुका है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। और मुंह में जो छाले ये सारी चीज़ें हुई तो ये आमतौर पर दवा वगैरह की वजह से भी कई बार हो जाती हैं, और कई बार ये जो टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है उसमें भी मुंह में छाले वगैरह बन जाते हैं। ऑल्दो पहले से आपकी ओवरऑल कंडीशन बेटर है, बट यही है कि आप पहले तो इस इन्फेक्शन से, जो कोरोना इन्फेक्शन है जो इस तरह फैला हुआ, उससे आप बचे रहिए, घर में ही रहिए, और आप अपने डॉक्टर से जैसे टेलीफोनिकली कंसल्टेशन कर सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा अभी फीवर नहीं है तो आप घर पर ही आराम करिए, क्योंकि टाइफाइड का कोर्स पूरा हो चुका है। अब आपका शरीर में कोई भी इस तरह का एक्टिव इन्फेक्शन टाइफाइड वाला नहीं है। जी डॉक्टर, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस अब लगातार फैलता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी संख्या भी हो चुकी है। अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस में जिस तरीके से जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कैसे हम, इसकी चेन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? जी, चेन को तोड़ने का ही प्रयास है जो हमारी सरकार और हेल्थ केयर वर्कर्स बिगनिंग से लेकर के अभी तक लड़ते आ रहे हैं इस इन्फेक्शन से। और ये जो सारे मेजर्स हैं, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड हैं, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड हैं, या आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, या एरिया को सील करने से रिलेटेड हैं, तो ये सारे के सारे चेन को तोड़ने का ही सिस्टम है कि इन्फेक्टेड पर्सन को आप उस एरिया से बाहर कर दीजिए और उसको आइसोलेट कर दीजिए, और जो सस्पेक्टेड है उनका आप रिपोर्ट करके ये कंफर्म कर लीजिए कि उनको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि इस वायरस का इन्फेक्शन सेल्फ क्योर हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है। तो इसलिए इस इन्फेक्शन में जो चेन तोड़ने का जो सिस्टम है कि इन्फेक्टेड पर्सन को आप उस एटमॉस्फेयर से अलग कर दीजिए, जिससे कि उससे अन्य लोगों को इन्फेक्शन ना हो। जो हमारी सरकार अभी तक जो मेजर ये करती आ रही है कि क्वारंटीन करना, आइसोलेट करना, ये सारे के सारे जो तरीके हैं ये इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने के ही तरीके हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभिषेक हैं, एकदम संपर्क टूट गया। हमारे साथ कॉलर और जुड़ गए हैं, राजवीर हैं। राजवीर जी सवाल पूछिए अपना। मैं ये कर रहा हूँ मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी से हूँ। जी जी सर, मेरा स्वास्थ्य यहाँ खराब हो रहा। मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, ना तो मेरा ओनर है जो पेमेंट दे रहा, ना मेरे पास कोई व्यवस्था है, ना मेरे पास वैसा व्हाट्सएप वाला फोन है। जी तो सवाल क्या है आपका? हमारा बात यह है कि खाने के बगैर स्वास्थ्य का मतलब खराब हो रहा है, भूखे प्यासे रह रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक बने ना, तो योगी जी से, मेरा सीएम जी से मैं निवेदन करता हूँ आपसे, मेरा वहाँ तक आपको मतलब ये कॉल पहुँचा सकते हैं। जी राजवीर जी, सभी सरकार ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, तो आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी आपकी समस्या है, शिकायत है, आप उनसे साझा कर सकते हैं।
वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है और सरकार भी आपकी बात को सुनेगी ज़रूर। तो डॉक्टर, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, उसकी जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन भी आई थी वो भी काफ़ी सही साबित हो रही है। ये जो वायरस है, जो टेम्परेचर में कितना इसका खत्म हो सकता है, टेम्परेचर को लेकर बात करें तो? जी, टेम्परेचर को लेकर के इस वायरस से रिलेटेड बहुत सारे दावे काफ़ी सारे लोगों ने किए थे, और ओवरऑल भी जैसे हम देखें कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे BCG जो ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन आती है, और टेम्परेचर है हमारे देश का। तीसरा, हमारे देशों की जो ओवरऑल जो अदर जो इन्फेक्शंस हमारे देश में जो मलेरिया इन्फेक्शन जैसे डेंगू इन्फेक्शन, और दूसरे इसी स्पीसीज़ के जो अदर वायरस हैं उनके जो इन्फेक्शंस हैं, तो उनके सब के चलते हुए हमारे देश के लोगों की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो अच्छी है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है इस बीमारी को लेकर के वाकई में बहुत कम है। तो इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं, उनमें से एक टेम्परेचर भी है। जी डॉक्टर, अगर बात हम सैनिटाइजर की करें, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, गिरीश है बलिया से। गिरीश जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, मेरा परेशानी है कि जब भी मैं सोकर उठता हूँ तो कमर से मैं सीधा नहीं हो पाता हूँ। जी जी गिरीश जी, ये कब से दिक्कत है आपको? हाँ जी, ये गिरीश जी कब जब भी उठता हूँ तो कमर से मैं सीधे नहीं हो पाता हूँ। सुबह फर्स्ट कितनी दिनों से प्रॉब्लम हो रही है आपको गिरीश जी? जी मुझे 15-20 दिन से हो रहा है। जी आप, हाँ, तो गिरीश जी आप सुनिए, ये जो दिक्कत है कि आपको सो करके उठने के बाद में कमर में जो दर्द होता है और सीधा होने में तकलीफ़ जो महसूस होती है, ये आपके जो कमर और कमर के ऊपर का जो स्पाइन है उसी की दिक्कत होती है। और उसके लिए हमारे जो रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन जो डॉक्टर हैं, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वो लोग इसके लिए देखते हैं। तो आप किसी भी ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और टाइमिंग, जब तक आप कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तब तक कोई भी एक पेन किलर जैसे टैबलेट कॉमीफ्लैम आती है या जीरोडॉल पी आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये टाइमिंग आपको उससे आराम मिल जाएगा, और देन फिर उसके बाद में आप किसी भी रूमेटोलॉजिस्ट से या ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करके उसका एक एवेल्यूशन करवा लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ में ज़रूरी है कि आप जैसे जब तक आप ये पेन किलर ले रहे हैं उसके साथ में कैल्शियम और विटामिन डी भी साथ में ले लीजिए, जिससे ये है कि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, और देन उसके बाद में आप बाद में जाकर के अपना एवेल्यूशन करा लें। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, मेघनाथ हैं जयपुर से। मेघनाथ जी, सवाल पूछिए अपना। मेघनाथ जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे गए शरीर में थोड़ी खुजली टाइप में हो रही, डब्बे हो गए। जी हेलो जी, मेघनाथ जी सवाल पूरा करें अपना। हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल पूरा करिए। मेरे क्या, हेलो जी बताएं। हाँ, ये क्या लाल लाल धब्बे हो गए, शरीर के अंदर खुजली रहती है मेरे। के शरीर के अंदर खुजली रहती है, वो क्या कर सकते हैं? मैडम, मेरे शरीर के अंदर खुजली रहती है। हाँ जी मेघनाथ जी, थोड़ी देर पहले ये सवाल हमारे एक और दूसरे दर्शक थे, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था कि शरीर में खुजली रहती है। और मैं चाहूँगा कि आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में आपके यहाँ तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, जिसे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल बोलते हैं। उसमें स्किन का ओपीडी चलता है, और स्किन का ओपीडी काफ़ी अच्छा ओपीडी है वहाँ पे। तो टाइमिंग आप वहाँ पर जाकर के सलाह ले सकते हैं, या उसके अलावा किसी भी अन्य अस्पताल में किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा करके और सलाह ले सकते हैं। टेम्परेरी जब तक आप कोई भी एंटी एलर्जिक जैसे सिट्रेजिन की टैबलेट आती है या एक एटरेक्स करके टैबलेट आती है, आप उसका इस्तेमाल करें। और उसके साथ में कोई भी बॉडी के लिए मॉइस्चराइज़र जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो, आप उसका इस्तेमाल करिए। उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। देन उसके बाद में आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से जाकर के सलाह लेकर के उसको ट्रीट करा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राजेश हैं जयपुर से। राजेश जी, सवाल पूछिए अपना। राजेश जी, सवाल पूछिए। संपर्क टूट गया। आप हमें कॉल कर सकते हैं और नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, अगर बात हम सैनिटाइजर की करें, जिस तरीके से जो मार्केट में सैनिटाइजर आ रहे हैं, क्या वो सैनिटाइजर हमारे लिए सबसे बेस्ट हैं? क्योंकि खबरें जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि कुछ सैनिटाइजर नकली बनाए जा रहे हैं, कुछ कंपनियां जो सैनिटाइजर नकली बना रही हैं। जी,
कोरोना वायरस के लिए जो कारगर है, जो अच्छे सैनिटाइज़र हैं, उनमें बेस्ट यही है कि जो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र हैं उन्हीं का आप इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग मतलब कुछ चीज़ें मिला करके, जैसे आयुर्वेदिक या उस तरह की जड़ी बूटी, उस तरह क्लोरीन की मात्रा नहीं होती है, तो उस तरह के सैनिटाइज़र को आप इस्तेमाल ना करें। सैनिटाइज़र का यदि इस्तेमाल करना है तो हमेशा ही आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें, वही वायरस को मारने में कारगर है और उसी के इस्तेमाल से इन्फेक्शन का रिस्क आपको कम रहेगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गिरजा हैं महाराजगंज से। गिरजा जी, सवाल पूछिए अपना। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, गिरजा महाराष्ट्र से हैं। गिरजा, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। गिरजा जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो गिरजा जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करें, फिर सवाल पूछे। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम है। जी, सवाल पूछे। सवाल क्या है आपका? हेलो, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप सवाल पूछे हमसे। हाँ, डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है। जी जी, बताइए। हाँ, मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से। गिरजा जी, सवाल पूछिए, सवाल पूरा करिए। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जीवित है या मृत है? जी, ये वायरस से प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं और जब आपके बॉडी के संपर्क में आते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो वायरस होते हैं ये प्रोटीन पार्टिकल हैं, तो ये कोई चलता फिरता हुआ उस तरह का चीज़ नहीं होता है जिसे हम सजीव चीज़ मानते हैं। ये प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, जब आपकी बॉडी जो लाइव सेल्स होते हैं, आपके बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके कांटेक्ट में आकर के ही ये एक्टिवेट होते हैं। तो ये उस तरह एनवायरनमेंट में बाहर ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ये आपकी बॉडी के जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये आउटर सरफेस पर बॉडी जो निर्जीव चीज़ें हैं उनके संपर्क में ये एक्टिवेट नहीं रहते हैं। निर्जीव चीज़ के यदि संपर्क में तो कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिकली ये डेड हो जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, विजय हैं गोरखपुर से। विजय जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, एक्चुअली मेरी मम्मी, उनका एज 50 इयर्स है और उनको यूरिन से उनको प्रोटीन आता है, मतलब एक झाग टाइप का आता है, तो उसके लिए। तो आपकी माताजी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी है? डायबिटीज सर नहीं है, ब्लड प्रेशर था, लो है, नॉर्मल है अभी। जी जी जी, तो ये है कि यदि पेशाब में जो झाग आना जो समस्या है, आमतौर पर सभी लोगों के यूरिन में झाग आते हैं, लेकिन ये होता है कि वो झाग आपके पैथोलॉजिकल है या नॉर्मल है। इसका पता लगाने का जो तरीका होता है आमतौर पर जो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब आप टॉयलेट में पेशाब करने के आते हैं तो पेशाब करने के बाद में आप देखिए कि थोड़ी देर बाद में जा कर के कि वो झाग अभी टॉयलेट में है या नहीं है। यदि कमोड के अंदर थोड़ी देर बाद आप जा कर के देखते हैं तो यदि वो झाग बने रहते हैं, इन्हें नॉन डिफॉर्मिंग फॉर्म बोलते हैं, तो वो पैथोलॉजिकल ही होते हैं। आमतौर पर जो झाग जो नॉन पैथोलॉजिकल होते हैं, जो कि बीमारी की वजह से नहीं बनते हैं, तो वो झाग आप देखोगे कि थोड़ी देर बनेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर में ही वो ऑटोमेटिकली वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। यदि इस तरह ऐसा हो रहा है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि झाग कमोड में यूरिन करने के बाद में काफ़ी देर तक परसिस्ट करते हैं तो ये ज़्यादातर प्रोटीन की वजह से बनते हैं, और ये इस तरह के रोगियों के शरीर से पेशाब के रास्ते में प्रोटीन निकल रहा होता है। और उसके लिए ये है कि आप जैसे किसी भी एमडी मेडिसिन को, या जैसे आपने बताया कि आप गोरखपुर रहते हैं तो गोरखपुर में किडनी स्पेशलिस्ट हैं, तो आप उनसे जैसे संपर्क कर सकते हैं और उसके लिए वो इलाज एवेलुएट करने के बाद में अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन एडवाइस कर देंगे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, और आप सभी कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे अपने में कॉल किया। तो जिस तरीके से देख रहे कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इसका जो आंकड़ा है इंडिया में 37,000 के पार हो चुका है, तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1